आप एक नए इंसान से ऑनलाइन मिलते हो जो कि एकदम परफेक्ट है, तो क्या आप ऐसे इंसान को बिना ठीक से जाने अपना पार्टनर बनाने का सोचोगे? ऐसे ही कुछ दुविधा में सयानी होती है इन दिस बंगाली इंडिपेंडेंट हॉरर शॉर्ट फिल्म नेम्ड प्रोफाइल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सयानी के मिस्टर परफेक्ट का असली राज क्या था। ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है, तो उसे देखने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर छोड़ दूंगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि प्रोफाइल शॉर्ट फिल्म को शमीक दासगुप्ता ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म शुरू होते हैं हम सयानी को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी। सयानी को इस लड़के के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर इस बोर्डिंग डेट से छुटकारा पाती है। फॉर्चुनेटली सयानी की दोस्त तनु अपनी कार से उसी रास्ते आ रही थी, तो वो सयानी को पिक भी करने वाली थी। नाउ तनु का वेट करते करते सयानी को रोड पे एक नया फोन का बॉक्स गिरा मिलता है और सरप्राइजिंगली इस बॉक्स के अंदर एक ब्रांड न्यू फोन भी था। तभी तनु यहाँ कार में आकर सयानी को पिक करती है और सयानी बताती है कि कैसे अभी अभी उसे ये नया फोन गिरा मिला है। ये सुनकर तनु थोड़ा घबराती है और वो सयानी से इस फोन को पुलिस के हवाले करने कहती है, लेकिन सयानी तनु की बातों को इग्नोर करती है। इन दोनों की ही बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज मेट्स थी और सयानी का ब्रदर यूके चला गया था, जिसके बाद उसका फ्लैट सयानी को मिल गया था। सयानी काफी एडवेंचरस लड़की थी और उसे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना पसंद था, इसीलिए वो डेटिंग एंड मीटअप्स वगैरह में काफी इंटरेस्टेड रहती थी। लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला था जिसे वो परफेक्ट कह सके, इसीलिए वो अपने परफेक्ट मैन को हर सोशल साइट पे खोजती रहती थी, बी टिंडर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। एनीवेज, फ्लैट पहुंचकर सयानी इस नए फोन को सेटअप करती है और वो इस फोन में सबसे पहले टिंडर, एफबी और व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप्स को इंस्टॉल करती है। अब फेसबुक ओपन करते ही सयानी नोटिस करती है कि उसे किसी अमलान सेन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और ऐसे में सयानी अमलान का प्रोफाइल चेक करती है। सयानी को ये लड़का पसंद आता है, इसीलिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके ठीक बाद अमलान सयानी को हाय लिखकर भेजता है। इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है, जहां अमलान सयानी को पोएम्स और सॉन्ग्स वगैरह लिखकर कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे सयानी काफी इंप्रेस होती है। रात को सोने से पहले सयानी अमलान से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अमलान इस मैसेज को सीन तो कर लेता है, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, जिससे सयानी बहुत परेशान होकर अमलान के रिप्लाई का वेट करने लगती है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फाइनली बीच रात में अमलान रिप्लाई करता है, विच वॉज नहीं, क्या तुम बनना चाहोगी मेरी गर्लफ्रेंड। सयानी ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो रिप्लाई करती है कि देखते हैं, पहले मैं तुम्हें जानना चाहूंगी, फिर सोचूंगी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करके ऑफलाइन हो जाते हैं। सयानी सो जाती है और यहाँ एज एन ऑडियंस हम खिड़की के पीछे एक अनजान आदमी की परछाई देखते हैं जो कि सयानी को ही घूर रहा था। तो अगली सुबह सयानी की आंख देर से खुलती है क्योंकि वो पिछली रात देर तक जग रही थी और ऐसे में उसका कॉलेज मिस हो जाता है। सयानी को तनु का कॉल आता है और इस कॉल पे सयानी पिछली रात वाली सारी बात तनु को बताती है। सयानी कहती है कि शायद उसे उसका परफेक्ट गाय मिल चुका है। साथ ही वो तनु को अमलान की प्रोफाइल भी शेयर करती है। अब इस प्रोफाइल को देखने के बाद तनु सयानी को टेक्स्ट करती है कि ये कैसा मजाक है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कल रात कुछ नशे वशे में थी क्या। अब ऐसे टेक्स्ट देखकर सयानी को समझ नहीं आता कि तनु ये सब क्यों लिख रही है और वो तनु से इस बारे में पूछती है। तनु वॉइस मैसेज भेजती है कि इतने सारे प्रोफाइल्स में से तुम्हें यही नमूना मिला था। इस पॉइंट पे सयानी काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो तनु से पूछती है कि अमलान में ऐसा क्या बुरा है, जिसके रिप्लाई में तनु बोलती है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फिलहाल मेरी क्लास है, बाय। अब ऑब्वियसली सयानी समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर तनु ये सब क्यों बोल रही थी और तभी उसे अमलान का मैसेज आता है, जिसमें अमलान ने उसे एक सुंदर बंगाली सॉन्ग भेजा था। इसे सुनकर सयानी इतना खुश हो जाती है कि वो तनु की बातों को भूल जाती है। तो शाम को सयानी अमलान से कॉल पे बात करने का सोचकर उसे अपना नंबर शेयर करती है, लेकिन अमलान कहता है कि उसने एक नया फोन लेने के लिए अपना फोन बेच दिया है। सयानी कहती है कि अमलान नया फोन लेकर उसे कॉल कर सकता है, जिसके रिप्लाई में अमलान कहता है कि बेहतर होगा अगर वो आमने सामने आकर बातें करें। ऐसे में सयानी अमलान को साउथ मॉल मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन अमलान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे फ्लैट आ सकता हूँ। ऐसे भी पंचशायर बहुत ही शांत जगह है, तो वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाउ दिस मैसेज वाज स्कैरी, क्योंकि सयानी अमलान को बताई ही नहीं थी कि वो पंचशायर कॉलोनी में रहती है। सयानी अमलान से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो कहाँ रहती है, जिसपे अमलान का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन तभी सयानी को सीढ़ियों से किसी आदमी के पैरों की आवाज आने लगती है, जो कि उसी गाने की ट्यून विसल कर रहा था जो कि अमलान ने सयानी को भेजा था।
सयानी अपने हाथ में एक स्टिक लेकर दरवाजे से बाहर जाती है, जहां उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ एक अजीब सा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। सयानी भागकर अपने फ्लैट के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक करके सिक्योरिटी को कॉल लगाकर ये बताती है। सिक्योरिटी वाला सीढ़ियों पे चेक करता है और सयानी को भी चेक करवाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद सयानी अपने कमरे में चैन की सांस लेती है और तभी उसके फोन में ढेर सारे मैसेजेस पॉप होने लगते हैं। ये सारे मैसेजेस अम्लान के ही थे, जिनमें वो लगातार सयानी से एक ही बात कहे जा रहा था, विच वॉज क्या मैं आ जाऊं। सयानी अम्लान से परेशान होकर उसकी प्रोफाइल को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ ब्लॉक का ऑप्शन काम करना ही बंद कर दिया था। इनफैक्ट सयानी फोन को स्विच ऑफ करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये फोन अब स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा था। फोन में लगातार अम्लान के मैसेज ही पॉप हुए जा रहे थे, विच वॉज मे आई कम, और ऐसे में सयानी इस फोन को यहीं टेबल पे रख के सोने चली जाती है। उसके सो जाने के बाद एज एन ऑडियंस हम फिर से उस क्रीपी शैडो को सयानी के विंडो पर देखते हैं, जो कि सयानी को ही घूर रहा था। तो अगली सुबह सयानी फिर काफी लेट से उठती है और वो अपने फोन पर तनु के मिस्ड कॉल्स देखकर तनु को कॉल करती है। सयानी तनु को सारी बात बताती है और वो तनु से कहती है कि तनु अपने बॉयफ्रेंड अरिंदम, जो कि साइबर सेल का ऑफिसर है, उसकी हेल्प लेकर इस अम्लान नाम के आदमी के बारे में पता करे। शाम को हम सयानी को अपने रूम में देखते हैं, जो कि इतना डर गई थी कि अब उसे अपने सामने लगे स्केचेस से भी डर लगने लग गया था। इसीलिए वो इन स्केचेस को उतार कर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम तनु और उसके बॉयफ्रेंड अरिंदम को देखते हैं, जो कि अम्लान का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाते हैं। अरिंदम और तनु अम्लान के पिता से मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि अम्लान 2-4 दिन पहले ही खुद को मार लिया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ हम सयानी को तनु की वो बात याद करते हुए देखते हैं जब तनु ने कहा था कि सीरियसली उसे सब लड़कों में ये नमूना ही पसंद आया है। तभी सयानी अपना पीसी उठाती है और उसमें अम्लान की प्रोफाइल को सर्च करती है। यहाँ सयानी जो देखती है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सीन यहाँ से अम्लान के फादर पे शिफ्ट हो जाता है, जो अरिंदम और तनु को बताते हैं कि अम्लान बचपन से ही अलग था। उसकी हाइट काफी लंबी थी और लुक्स में भी वो काफी डिफरेंट था, जिस वजह से उसे उसके स्कूल वाले और बाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी परेशान करते थे। वो लोग उसे तरह तरह के नाम से चिढ़ाया करते थे, लाइक कोई उसे स्लेंडरमैन कहता था, कोई स्केयरक्रो इत्यादि, और इससे अम्लान बहुत परेशान था। अम्लान कुछ नहीं बोलता था और इन सब बातों को झेलता रहता था। वो हमेशा कहता था कि जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, तब वो इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगा। समय के साथ साथ सब ठीक होने लग गया था, जहां अम्लान को अच्छी जॉब भी मिल गई थी। नाउ इस पॉइंट पे स्टोरी में रिया आती है और वो कहती है कि यहाँ से आगे की कहानी वही सुनाएगी। नाउ रिया बताती है कि वो अम्लान की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो लोग साथ में घूमते फिरते थे और क्योंकि अम्लान को गाना गाना पसंद था, तो वो लोग साथ में गाना भी गाया करते थे। जब अम्लान की जॉब लग गई थी तो उसने सबसे पहले रिया को ही बताया था। इसके कुछ दिन बाद रिया का बर्थडे था और उस दिन अम्लान ने रिया को ट्रीट देने के लिए कैफे में बुलाया था। रिया बहुत खुश थी और तभी अम्लान रिया को उसका गिफ्ट देता है। रिया देखती है कि ये एक महंगा नया फोन था और इसी के साथ इस गिफ्ट में एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था आई लव यू। रिया अम्लान की इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और उससे गुस्सा होकर उसकी एक गिफ्ट यहीं छोड़कर घर चली जाती है। इसके बाद अम्लान भी कैफे से बाहर आता है और उस फोन को वहीं सड़क पे फेंक देता है। फिर वो ट्रेन के ट्रैक पे जाकर खुद को मार लेता है। रिया कहती है कि अम्लान को बस इस दुनिया में किसी से प्यार चाहिए था और वो भी ना मिलने के बाद उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सयानी अम्लान की प्रोफाइल फोटो फोन और पीसी में चेक कर रही थी, जहां फोन में अम्लान एक हैंडसम लड़के जैसा नजर आ रहा था, जबकि पीसी में वो कोई एकदम अलग ही इंसान नजर आ रहा था। सयानी तनु को कॉल करने लगती है, लेकिन तनु फोन पिक ही नहीं कर रही थी। वही अम्लान लगातार सयानी को कैन आई कम के मैसेज किए जा रहा था। वो लिखता है कि जब तक सयानी उसे परमिशन नहीं देगी वो सयानी के पास नहीं आ सकता। सयानी अभी भी तनु को कॉल लगा रही थी और इसी हड़बड़ी में वो तनु को मैसेज कर देती है प्लीज कम क्विकली, जो कि तनु को ना जाकर अम्लान को चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद घर के लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं और सयानी को किसी की स्टेप्स की आवाज आने लगती है। वो दूसरे रूम में जाती है जहां हम उसके पीछे एक लंबे से लड़के की घोस्टली फिगर को देखते हैं। सयानी भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था और फोन्स वगैरह की बैटरी भी डेड पड़ जाती है। सयानी अपने रूम में छिप जाती है और तभी उसे वही घोस्टली फिगर अपने रूम के बाहर दिखाई देती है। सयानी अपने रूम का डोर लॉक करके ब्लैंकेट में छिप जाती है और इसके बाद हम उस घोस्ट को क्रॉल करते हुए देखते हैं और वो सयानी के बेड पे आता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी प्रोफाइल फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इससे रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी में काफी सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। फॉर एग्जांपल वो सीन जहां सयानी अपनी वॉल पे लगे स्केचेस को उतार कर रख देती है, ये दरअसल सयानी के मेंटल कंडीशन को डिपिक्ट करता है जो कि स्कोपोफोबिया से काफी मिलती जुलती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि स्कोपोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जहां कोई ह्यूमन दूसरे इंसान के चेहरे या उनके लगातार घूरने से डरता है और सयानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे लगने लग गया था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो इन स्केचेस को उतार कर रख देती है। अब आते हैं मूवी के मेन थीम पर जो कि आज के ऑनलाइन फेक सोशल कल्चर को पोर्ट्रे करती है। इट डजंट मैटर कि कोई कितना टैलेंटेड, केयरिंग या इनोसेंट है, लोगों को बस एक पिक्चर परफेक्ट आइडियलिस्टिक इंसान की खोज रहती है और इस चीज को ऑनलाइन फेक करना बड़ा आसान है। कोई ऐसा इंसान जो दिखने में अच्छा और उसके हर मोमेंट को कैप्चर करके पोस्ट किया जा सके, ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा फेम मिलता है। ऐसे में इस तरह के क्राइम्स कई बार बहुत बढ़ जाते हैं जहां कोई पर्सन रियलिटी और अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी से बहुत अलग होता है। मूवी का वो सीन जहां सयानी पीसी और फोन में अम्लान की प्रोफाइल देखती है, इस मैसेज को बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर देता है। बात करें मूवी के टाइटल की तो वो परफेक्टली आज की सोसाइटी की मेंटालिटी को दिखाता है जहां हर कोई अपनी पर्सनालिटी को अपनी प्रोफाइल के थ्रू डिफाइन करना चाहता है। फिर चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम अपनी प्रोफाइल पे अपना बेस्ट ही शो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को याद होगा कि रिया ने बताया था कि जब उसने अम्लान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था तब अम्लान उस नए फोन को वहीं सड़क पे फेंक कर चला गया था। ये वही फोन था जो कि मूवी के ओपनिंग सीन में सयानी को मिला था और इस फोन के जरिए ही अम्लान की घोष सयानी से कनेक्ट कर गई थी और अब वो सयानी के साथ रहना चाहता था। ये फिल्म एक लो बजट लोकल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की कहानी और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। यही वजह है कि मुझे पर्सनली ये शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद आई और आप भी इसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं। एक और बात ये, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बस एक अच्छी शॉर्ट फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पायलट नाम की एक बूढ़ी औरत को एक कैफे में देखते हैं जहां वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं उसकी घड़ी वहीं रुक जाती है और पायलट उठकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम पायलट को अपनी बेस्ट फ्रेंड जूलिटा के घर पे देखते हैं जहां अंदर जाने पर उसे जूलिटा की मृत शरीर दिखती है जिसमें कीड़े वगैरह निकल रहे थे। लेकिन ये देखकर भी पायलट कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो बस पास के एक टेबल में रखे बाल के गुच्छे को देखती रहती है। कुछ देर बाद उसके सामने एक यंग लड़की आती है जिसे देखकर पायलट बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नाउ सीन शिफ्ट होकर सुजैना नाम की एक लड़की पे आता है जो कि एक फैशन मॉडल थी और वो काफी लंबे समय से फैशन इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी। सुजैना को एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन उसी दिन उसे अपने होम टाउन लौटना पड़ता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि उसकी ग्रैंडमदर की हालत बहुत खराब है। सुजैना जब हॉस्पिटल जाती है तब हमें पता चलता है कि सुजैना की ग्रैंडमदर और कोई नहीं बल्कि पायलट ही है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। पायलट अपने घर में अकेले रहती थी और किसी तरह गिर जाने की वजह से उन्हें चोट आ गई थी, जिस वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक थी। सुजैना अपनी ग्रैंडमदर की हालत देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन अगर वो उनके पास रुक गई तो फिर उसका करियर और कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। सुजैना की जद्दोजहद देखकर डॉक्टर उसे एक ओल्ड एज होम के बारे में बताती है और वो कहती है कि अगर सुजैना चाहे तो अपनी ग्रैंडमदर को वहां शिफ्ट कर सकती है। लेकिन सुजैना को ये ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर को लेकर घर चली जाती है। अब सुजैना अपनी ग्रैंडमदर की देख रेख में लग जाती है और ऐसे में उसे अपने काम से कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में सुजैना एक बात नोटिस करी थी कि घर में एक भी मिरर नहीं था। इवन इस घर के वॉशरूम में भी कोई मिरर नहीं था। इसलिए सुजैना उसी दिन जाकर शॉप से एक मिरर लेकर आती है। घर आते वक्त सुजैना रास्ते में एक होर्डिंग पर अपनी फोटो देखती है जिससे वो अपने करियर को लेकर फिर से वरीड हो जाती है। घर जाकर जैसे ही सुजैना अपने एजेंट को कॉल करती है, उसे पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था वो अब किसी और के पास चला गया है और ये जानकर वो बहुत दुखी होती है। एनीवेज, रात को सुजैना सारा काम खत्म करके जब सोने जा रही होती है तब उसे अपनी ग्रैंडमदर की चीख सुनाई देती है। सुजैना भागकर उनके रूम में जाती है और यहाँ आकर वो देखती है कि ग्रैंडमदर अपने बेडशीट पे ही टॉयलेट कर दी थी। ये देखकर सुजैना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालती है एंड देन वो ग्रैंडमदर को नहला धुला कर बेडशीट चेंज करके उन्हें सुला देती है।
अब बीच रात में उसे ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसके रूम में है, कोई उसका ब्लैंकेट हटा रहा है। और यहाँ एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड मदर ही थी। ग्रैंड मदर उसकी तरफ बढ़ती है और उसके मुंह में हाथ डाल देती है और इसी के साथ सुजैना की नींद खुल जाती है एंड शी रियलाइजेस कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था। सुजैना को समझ नहीं आता कि उसने इतना अजीब सा सपना क्यों देखा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती है और इसके बाद नेक्स्ट डे से ही ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर देती है। दोपहर को वो अचानक से ही बिना किसी बात के हंसना शुरू कर देती थी और इसके साथ घर की सारी क्लॉक ठीक 8 बजे बंद हो जाती थी। तो एक दिन जब ग्रैंड मदर नहा रही होती है तब उनसे मिलने एक लड़की आती है। वो लड़की सुजैना को अपना नाम ईवा बताती है और वो कहती है कि ईवा सुजैना की ही बचपन की दोस्त है और उन दोनों की ग्रैंड मदर्स भी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसीलिए वो यहाँ सुजैना की ग्रैंड मदर यानी कि पायलट से मिलने आती रहती है। अब सुजैना ईवा को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि उसे उसका नाम याद नहीं था। खैर, ईवा ग्रैंड मदर से मिलकर यहाँ से चली जाती है और ग्रैंड मदर ईवा के आने के बाद काफी खुश नजर आने लगती हैं। ना सुजैना को बस 2 दिन के लिए वापस जाना था, इसलिए वो एक नर्स को हायर करती है टू टेक केयर ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और पूरा दिन नाराज होकर रहती हैं। रात में जब सुजैना पायलट को सुला देती है और खुद सोने जाती है तब उसे घर में किसी की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेन डोर को खोल दिया हो। जब सुजैना चेक करने जाती है तब उसे सच में ही दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो ग्रैंड मदर को यहाँ किसी से हंस हंस कर बात करते हुए देखती है। अब जब वो डोर के बाहर जाती है तो सरप्राइजिंगली उसे डोर के बाहर कोई नहीं दिखता। इनफैक्ट उसकी ग्रैंड मदर भी नहीं दिख रही थी और डोर अचानक से अपने आप ही बंद हो जाती है। ये सबसे सुजैना को बहुत डर लगने लगता है और वो दबे पांव ग्रैंड मदर के रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि ग्रैंड मदर तो अपने रूम में आराम से सो रही है, एज इफ यहाँ से वो कहीं गई ही नहीं हो। इस पॉइंट पे सुजैना को समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। सामने उसे विंडो भी खुली हुई दिखाई देती है जो कि थोड़ी देर पहले वो खुद बंद करके गई थी। अब इस इंसिडेंट के ठीक बाद ग्रैंड मदर को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं और उनकी सांसें तेज होने लगती है। सुजैना उनके पास आती है और यहाँ वो देखती है कि ग्रैंड मदर के पेट के अंदर भी कुछ मूव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ग्रैंड मदर शांत होकर सो जाती हैं। अब इन सारे इवेंट से सुजैना काफी डिस्टर्ब हो गई थी और वो सो नहीं पा रही थी। खैर, अगली सुबह उसे अपनी एक पुरानी डायरी मिल जाती है जो कि उसने बचपन में लिखी थी और वो इस डायरी को निकालकर पढ़ने लगती है। इस डायरी में उसे अपने 6th बर्थडे का एक इंसिडेंट मेंशन मिलता है और वो यहाँ पढ़ती है कि उसका और ग्रैंड मदर का बर्थडे सेम डेट पे ही आता है। बचपन से वो हर साल अपना और अपनी ग्रैंड मदर का बर्थडे एक साथ मनाती आई है। यहाँ लिखा था कि 6th बर्थडे वाली दोपहर को उनके घर पे जूलिटा और जूलिटा की ग्रैंड डॉटर ईवा भी सुजैना और पायलर के बर्थडे पार्टी में आए थे। यहाँ लिखा था कि उस दिन पायलर और जूलिटा ने सुजैना और ईवा के बाल को काटा था और उन्हें एक अजीब ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद उस रात सुजैना को एक बहुत ही डरावना सपना आया था जिसमें उसने अपने ग्रैंड मदर को एक बहुत ही डरावने रूप में देखा था। सुजैना इस डायरी को पढ़कर और भी ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट उसने फिर से वही सब देखा था जो शायद उसने बहुत साल पहले महसूस किया था। अब इसी दिन सुजैना को यह पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही थी उस कंपनी से भी उसे निकाल दिया गया है, विच मीन्स कि अब उसका करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये सब सोचकर वो स्ट्रेस्ड हो जाती है और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो फिर से अपनी ग्रैंड मदर की सेवा में लग जाती है। इस दिन के बाद सुजैना के साथ कुछ और भी अजीब इंसिडेंट होने लगते हैं। लाइक उसे बहुत ही स्ट्रेंज और डरावने सपने आने लग गए थे जहां वो अपने आप को ग्रैंड मदर की तरह बूढ़े रूप में देखती है। उसके दांत गिरने लगते हैं सपने में, उसके बाल सफेद हो गए थे एज इफ वो अपनी ग्रैंड मदर की एज की हो गई है। एक दिन नींद से जागने के बाद सुजैना को अपने ऊपर अपनी ग्रैंड मदर का ब्लैंकेट मिलता है और ग्रैंड मदर के पास उसे अपनी डॉल दिखाई देती है। एंड दिस क्लियरली मेंट कि जो उसे लगता था कि कभी कभी रात में ग्रैंड मदर उसके रूम में आती है वो कोई वहम नहीं बल्कि ग्रैंड मदर सच में उसके रूम में रात को आती हैं। खैर, सुबह सुजैना किसी काम से मार्केट जाती है। जब वो वापस आती है तब ग्रैंड मदर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। सुजैना उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन अचानक ही उसे ग्रैंड मदर अपने सामने चेयर पे बैठी हुई मिलती हैं और वो काफी स्ट्रेंज तरीके से अपने सामने वाली वॉल को घूरे जा रही थी। इस पॉइंट पे सुजैना ग्रैंड मदर को लेकर परेशान होती है, लेकिन उसे अपने काम की भी चिंता थी क्योंकि अगर वो अपने बॉस से मिलने नहीं जाती तो उसका करियर पूरी तरह से खत्म होने वाला था। ऐसे में वो एडेल नाम के एक नर्स को बुला लेती है जो कि ग्रैंड मदर की देख रेख करने वाली थी। सुजैना जल्दी से टिकट बुक कर लेती है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सुजैना का दिमाग चकरा जाता है।
दरअसल सुजाना पायलर यानी कि अपनी ग्रैंडमदर को विंडो के पास देखती है, जो कि विंडो के बाहर देखकर कुछ चैंट कर रही थी और वो अपने हाथ से कुछ मूवमेंट्स भी कर रही थी। सुजाना विंडो से बाहर देखती है जहां उसे अडेल सामने वाली रोड पे दिखती है, लेकिन तभी अचानक ही अडेल को एक गाड़ी धक्का मार देती है और उसकी यहीं पे मौत हो जाती है। सुजाना ये देखकर समझ जाती है कि पायलर यानी कि उसकी ग्रैंडमदर ब्लैक मैजिक कर रही थी, क्योंकि वो इविल तरीके से हंस भी रही थी। अब इस भयानक घटना के बाद सुजाना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी ग्रैंडमदर के पास रहे, इसीलिए वो अपना पूरा दिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर निकाल देती है। वो अपनी रात बस स्टैंड पे गुजार देती है और सुबह जब वो घर लौटती है तो उसे घर के विंडो पर ग्रैंडमदर वैसी ही की वैसी खड़ी मिलती है जैसा उसने जाते वक्त उन्हें देखा था। तभी सुजाना को उस डॉक्टर की बात याद आ जाती है जिसने कहा था कि वो अपने ग्रैंडमदर को ओल्ड एज होम में भी रख सकती है। ये बात याद आते ही सुजाना एकदम लेट नहीं करती और उसी दिन ग्रैंडमदर को ले जाकर एक ओल्ड एज होम में एडमिट करा देती है। घर आकर सुजाना जल्दी से अपने एजेंट को कॉल करके आने के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और शाम की फ्लाइट से पहले वो अपने लिए टिफिन रेडी करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो पैन में एग ब्रेक करती है वो एग ब्लैक पड़ जाता है और ठीक इसी समय टीवी पर न्यूज़ टेलीकास्ट होता है कि एक ओल्ड एज होम में आग लग गई थी और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। ये ओल्ड एज होम वही ओल्ड एज होम थी जहां सुजाना ने अपनी ग्रैंडमदर को एडमिट करा था। अब इस न्यूज़ को देखकर सुजाना को ऐसा लगता है कि शायद उसकी ग्रैंडमदर भी जल गई हो, इसलिए वो बहुत रोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ग्रैंडमदर को अपने घर में देखती है जो कि चेयर पे बैठ के चुपचाप हंस रही थी। ये सब सिचुएशन में सुजाना का वापस जाना फिर से कैंसिल हो गया था और एक तरफ तो सुजाना अपनी ग्रैंडमदर को देखकर खुश थी क्योंकि वो जिंदा थी, लेकिन एक तरफ सुजाना के मन में ये भी चल रहा था कि उसकी ग्रैंडमदर कुछ तो काला जादू करती है। खैर सुजाना अपना कर्म निभाती है और अपने ग्रैंडमदर को खाना देती है और खाना खाते समय ग्रैंडमदर का गला चोक करने लगता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब क्योंकि ग्रैंडमदर बूढ़ी थी, उनके साथ पहले भी ऐसा हुआ था और सुजाना उन्हें इजीली संभाल लेती थी, लेकिन आज सुजाना उन्हें नहीं संभालती। इनफैक्ट सुजाना मन ही मन चाह रही थी कि उसकी ग्रैंडमदर अपने आप ही मर जाए और उसे उनसे छुटकारा मिले, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती है और ग्रैंडमदर की आवाज़ बंद होने तक का वेट करती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमदर की आवाज़ आना बंद हो जाती है और सुजाना अंदर जाकर उनकी पल्स चेक करती है। इस पल्स चेक से कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडमदर शायद मर चुकी थी। इसके बाद सुजाना एम्बुलेंस को कॉल करती है जो कि 4 घंटे बाद ही आ सकती थी, विच मीन्स कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती सुजाना को अपनी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी के साथ ही रहना होगा। तभी अचानक घर में उसे कुछ अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड फोटोग्राफ में जहां ग्रैंडमदर पायलर और ईवा थी, उसमें सुजाना अपने आप को पायलर की जगह देखती है। इसके बाद अचानक ही लाइट्स चली जाती हैं और सुजाना को तभी ऐसा फील होने लग जाता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स घर में घूमने लग गई है। सुजाना को एक रूम से लाइट आती दिखाई देती है, जहां जाने पर वो देखती है कि यहाँ रूम में एक औरत की पेंटिंग रखी थी जिसके आगे एक कैंडल जल रही थी। सुजाना देखती है कि इस कैंडल की फ्लेम कैंडल से अटैच नहीं थी और सुजाना कितना भी उसे ब्लो करके बुझाने की कोशिश करे या फिर इवन वो कैंडल फेंक देती है, वो फ्लेम अटैच नहीं होता है और वो बुझता भी नहीं है। खैर सुजाना इस पेंटिंग के नीचे टेबल के ड्रॉअर को चेक करती है जहां सुजाना को अपने बचपन की ही एक फोटो और अपने बालों का गुच्छा मिलता है जो कि उसके 6th बर्थडे पे ग्रैंडमदर ने ही काटा था। ये सब देखकर सुजाना बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन घर के दरवाजे और विंडोज लॉक हो गए थे। इसके बाद सुजाना को वॉशरूम के मिरर में अपनी ग्रैंडमदर दिखाई देती है जो कि सुजाना पे अटैक कर देती है। ठीक इसी टाइम घर का हर क्लॉक में 8 बज जाता है और सुजाना पजेस्ड हो जाती है। सुजाना की बॉडी अपने आप ब्रेक करने लगती है और वो फ्लोर पे गिर जाती है। ग्रैंडमदर यहाँ आती है और उनकी आंखें पूरी तरह ब्लैक टर्न कर गई थी, एज इफ वो किसी इविल स्पिरिट में बदल गई हो। ग्रैंडमदर सुजाना पे कुछ स्पेल करती हैं जिसके थोड़ी देर बाद हम सुजाना को बिल्कुल ठीक देखते हैं जो कि नेकेड होकर उसी पेंटिंग वाले रूम में जाकर खड़ी हो जाती है और तभी ईवा यहाँ आती है और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ग्रैंडमदर फिल्म की कहानी एंड आई नो ये सिंपल सी दिखने वाली फिल्म अचानक से एकदम कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस हो गई और अब तक आप लोगों के मन में ऐसे कई सवाल आ गए होंगे कि ग्रैंडमदर ने सुजाना को ही क्यों टारगेट कर लिया और अंत में क्या हुआ। वेल डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको शुरू से सब कुछ क्लियर करूंगा। सो कहानी की स्टार्टिंग दरअसल सुजाना के 6th बर्थडे से होती है, जहां हमें पता चलता है कि सुजाना की ग्रैंडमदर पायलर और पायलर की दोस्त जूलिटा ने अपनी अपनी ग्रैंड डॉटर्स यानी कि ईवा और सुजाना पे एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल किया था। इस रिचुअल के तहत उन्होंने इन दोनों बच्चियों के बाल काट के रख लिए थे।
दरअसल पायलट और जूलिटा दोनों ही ब्लैक मैजिक किया करती थी और वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करती थी। वो लोग अपनी लंबी लाइफ जीना चाहती थी। लाइफ तो 80-100 साल इतनी ही होती है, लेकिन वो लोग शायद हमेशा जीना चाहती थी और इसीलिए वो मोस्टली यंग लोगों के अंदर अपने आत्मा को ट्रांसफर कर देती थी, जिससे कि वो सदियों सदियों तक जी सके। इसके लिए वो दोनों ब्लैक मैजिक का सहारा लेती थी और उन्होंने अपना शिकार किसको चुना? अपने ग्रैंड डॉटर्स को, जो कि थी ईवा और सुजैना। अब जूलिटा का शरीर पहले ज्यादा बूढ़ा हुआ, तो ऐसे में जूलिटा ने ईवा को पजेस कर लिया और स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था ना कि सुजैना की ग्रैंड मदर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो ईवा थी, यानी कि ईवा पजेस स्टेट में, जो कि जूलिटा उसके अंदर थी। इसके बाद पायलट का भी समय आने लग गया, इसलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर सुजैना को यहाँ बुलाने का प्लान बनाती है और उसके बर्थडे का वेट करती है और मौका मिलने पर वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है। इसके बाद पायलट और जूलिटा दोनों यंग हो जाती हैं और इतने सालों के बाद एक साथ हो जाती हैं। यहाँ शिकार होने वाले लोग ईवा और सुजैना थे और मोस्टली उनकी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब अगर आपने गौर किया होगा तो फिल्म में 8 बजे हमेशा क्लॉक रुक जाती थी और ये मोस्टली उस टाइम को सिग्निफाई करता है जब ये रिचुअल शुरू की गई थी। इनफैक्ट जब ईवा और सुजैना 6 साल की थी तो 8 बजे ही रिचुअल शुरू हुआ होगा और तभी ये सब कुछ होता है, इवन इन फ्यूचर। मोरोवर ड्रीम्स का आना, फोटोज वगैरह का चेंज होना, ये सब एक सटल इंडिकेशन था, यानी कि हम व्यूअर्स को बताया जा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। घर में कोई भी मिरर नहीं था क्योंकि मोस्टली जो ग्रैंड मदर थी वो अपने आप को इस बूढ़े स्टेट में देख नहीं पा रही थी और इसलिए उन्होंने मिरर को हटा दिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मिरर में उनकी सच्चाई दिख रही होगी, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि घोस्ट वगैरह मिरर में दिख जाते हैं। स्पेशली अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है तो उसका असली रूप हम मिरर में देख लेते हैं। सिस्टर मेरी को देख पाते हैं जो कि देर रात प्रे कर रही थी और अपनी प्रेयर के बाद वो मदर सुपीरियर के रूम में जाती हैं। यहाँ वो चुपके से एक चाबी का गुच्छा चुराती हैं एंड इट वाज क्लियर कि सिस्टर मेरी जिस भी कैथोलिक कॉन्वेंट में थी वहां से वो भागना चाह रही थी। वो तुरंत इस चाबी की मदद से मुख्य द्वार खोलने लगती हैं कि तभी अचानक से हम उनके पीछे कुछ हुडेड लोगों को देख पाते हैं। सिस्टर मेरी जल्दी से द्वार को हल्का सा खोल के किसी तरह बाहर भागती है कि तभी एक हुडेड इंसान उनका पैर पकड़ लेता है एंड देन वो सिस्टर मेरी के पैर को मोड़ के तोड़ देता है। इससे सिस्टर मेरी बेहोश हो जाती हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक कॉफिन में बरीड पाती हैं जहां उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। इट्स सेफ टू अज्यूम कि सिस्टर मेरी उसी कॉफिन में मारी गई होंगी। अब यहाँ से सीन एक यंग सिस्टर सिसिलिया पे फोकस करती है जो कि यूएस से 1 वे टिकट लेके इटली के एक कॉन्वेंट को ज्वाइन करने आई है। ये टिकट उसे कॉन्वेंट के फादर की तरफ से ही मिला है, वो खुद से नहीं ली थी। हम समझ पाते हैं कि सिसिलिया को फादर सेल तडेशी यहाँ इन्वाइट किए थे और सिसिलिया इस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए काफी उत्सुक थी। क्यों? क्योंकि यूएस में जिस जगह पे वो एज सिस्टर काम करती थी वो प्लेस बंद हो गया था। अब जब सिसिलिया कॉन्वेंट के मुख्य द्वार से यहाँ एंटर करती है तो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये वही कॉन्वेंट है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। सिसिलिया की मुलाकात यहाँ मदर सुपीरियर से होती है जो कि सिसिलिया को वेलकम करती हैं और सिसिलिया को उसका कमरा वगैरह दिखाने का काम सिस्टर इसाबेल करती हैं। सिस्टर इसाबेल सिसिलिया के साथ कुछ ज्यादा ही रूड थी। इनफैक्ट वो तो ये भी कहती है कि सिसिलिया के पास अभी भी वक्त है, मतलब आज शाम वाउज लेने से पहले वो वापस जा सकती है एंड गॉड विल फॉरगिव हर, लेकिन वाउज के बाद वो वापस नहीं जा पाएगी। एंड वी कैन सी कि सिस्टर सिसिलिया काफी डेडिकेटेड थी एंड इवन आफ्टर नोइंग कि सिसिलिया का मुख्य काम ऐसी ओल्डर सिस्टर्स का ख्याल रखने का होगा जो कि जल्द ही गुजरने वाली हैं, स्टिल वो इस जगह पे रहना चाहती थी। तो अब कहानी में आगे सिसिलिया की मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है और इन दोनों की वाइब काफी मैच होती है जिससे दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब उस शाम सिसिलिया वाउज लेने चैपल में जाती है और वहां वो फाइनली फादर तडेशी से मिल पाती है। फादर तडेशी काफी फ्रेंडली थे और वो सिसिलिया की वाउज लेने में मदद भी करते हैं। अब डिनर टाइम फादर और सिसिलिया की बातें होती है जहां हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। लाइक फादर का फर्स्ट कैरियर साइंस में स्पेसिफिकली बायोलॉजी में था, लेकिन विद टाइम वो खुद को इस कॉन्वेंट के लिए डिवोट किए और अब वो एक पादरी हैं। वहीं सिसिलिया बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो वो सैगिनो के एक फ्रोजन लेक में गिर गई थी और जब तक सिसिलिया को निकाला गया उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। इनफैक्ट सिसिलिया को तो डॉक्टर्स द्वारा मृत भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 7 मिनट बाद सिसिलिया अचानक से वापस जिंदा हो गई थी। तब से ही सिसिलिया को लगने लगा कि गॉड उसकी जान किसी पर्पस के लिए बचाए हैं और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए सिसिलिया ये रास्ता चुनी है जहां फाइनली वो अपने वाउज लेके नन बन चुकी है। खैर आगे के सीन में हम सिसिलिया को चैपल में पाते हैं जहां वो एक हुडेड फिगर को जमीन पे लेटा हुआ देखती है। ये हुडेड फिगर रेड स्किन मास्क जैसा कुछ पहना था और तभी वहां मदर सुपीरियर भी आती हैं। मदर सुपीरियर सिसिलिया
सिसिलिया के हाथ में एक होली नेल रिलिक देती हैं एंड सपोजिटली ये वही शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे जीसस को इंपेल किया गया था ऑन द क्रॉस। इस रिलिक को हाथ में लेते ही सिसिलिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को कन्फेशन बॉक्स में पाती है। यहाँ सिसिलिया को लगता है मानो कुछ हैंड्स उसे दबोच लिए हैं एंड देन एक रेड रूम में वो बंदी है जहां वही हुडेड फिगर्स हैं जो सिसिलिया को स्टैब करते हैं। बट देन हम सिसिलिया को नींद से उठते देखते हैं डिपिक्टिंग कि ये सब शायद एक नाइटमेयर था या फिर नहीं था। खैर आगे के कुछ सीन्स में हम सिसिलिया को कॉन्वेंट के तौर तरीके सीखते देख पाते हैं और एक रात जब वो सो रही होती है तब एक बूढ़ी नन सिसिलिया के हेयर्स कट करती है। इससे सिसिलिया की नींद खुल जाती है और सिसिलिया इस बूढ़ी नन को वापस उनके बिस्तर पे ले जाती है। देखा जाए तो सिसिलिया का काम भी इन बूढ़ी नन्स का ख्याल रखने का ही था। अब यहाँ सिसिलिया नोटिस करती है कि बूढ़ी नन के एक पैर पे क्रॉस शेप्ड स्कार बना हुआ था। खैर अगले दिन जब सिसिलिया नहाते वक्त ग्वेन से बातें कर रही थी तो अचानक से सिसिलिया को उल्टी होती है। सिसिलिया अपना चेकअप वहां के इन हाउस डॉक्टर गैलो से करवाती है जिसके कुछ ही देर बाद सिसिलिया को मदर सुपीरियर एक कमरे में बुलाती हैं। अब सिसिलिया जिस कमरे में जाती है वहां फादर टेडेशी, मदर सुपीरियर, कार्डिनल मेरोला और ऐसे ही कॉन्वेंट के सीनियर मेंबर्स थे जो कि काफी गंभीर मुद्रा में थे। बात यह थी कि सिसिलिया वाज प्रेग्नेंट और यह पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सिसिलिया वर्जिन थी, यानी वो आज तक किसी भी इंसान के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। ऐसे में सभी लोग सिसिलिया के प्रेगनेंसी को एक मिरेकल मानने लगते हैं और पूरे कॉन्वेंट में सिसिलिया को ऐसे ट्रीट किया जाने लगता है मानो वो वर्जिन मेरी हो। सब तो ये मान रहे थे कि सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा एक ब्लेसिंग है और वही नेक्स्ट गॉड का मैसेंजर होगा। अब भले सब खुश थे लेकिन सिसिलिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ मिरेकल हुआ कैसे और हुआ भी तो उसके साथ ही क्यों हुआ। इनफैक्ट एक बार उल्टी करते वक्त सिसिलिया की एक दांत भी निकल जाती है व्हिच वाज वियर्ड। अब कॉन्वेंट में एक नन थी जो सिसिलिया के पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थी एंड शी वाज नन अदर देन सिस्टर इसाबेल। इसाबेल यहाँ सिसिलिया को डुबा के मारने की कोशिश भी करती है, सेइंग कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। इसाबेल सिसिलिया को मार भी देती लेकिन एन वक्त पे वहां दूसरी नन्स आके सिसिलिया को बचाती हैं। फॉर्चुनेटली इतना सब होने के बाद भी सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा अनहार्म्ड था और अब सिसिलिया एक रियल हॉस्पिटल जाने की डिमांड रखती है। लेकिन फादर का कहना था कि सिसिलिया के लिए सबसे सेफ जगह ये कॉन्वेंट ही है एंड ही विल मेक श्योर कि आगे सिसिलिया के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। इसके ठीक बाद हम देख पाते हैं कि इसाबेल कॉन्वेंट के छत से कूद के खुद को मार ली थी एंड द वर्ड वाज कि वो मेंटली उतनी स्टेबल नहीं थी। बट आप हॉरर लवर्स तो अब तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ कॉन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब सिर्फ आप ही नहीं समझे बल्कि इस मौत के बाद सिसिलिया को भी शक होने लग गया था कि भैया कॉन्वेंट के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है। इनफैक्ट ग्वेन को तो सिसिलिया से ज्यादा शक होने लग गया था, इतना कि ग्वेन एक दिन सबके सामने चिल्लाने लगती है सेइंग कि यहाँ के सुपीरियर्स चीजों को दबा रहे हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वगैरह वगैरह। उसके इस हरकत के कारण फादर टेरेशी एंड डीकन एंजो ग्वेन को पकड़ के कहीं तो ले जाते हैं। अब उस रात सिसिलिया के कमरे में मदर मेरी वाली पेंटिंग गिर के लटक जाती है और उस पेंटिंग के पीछे सिसिलिया को कुछ तो लिखा दिखता है। वहां बाइबल का एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन था व्हिच वाज 2 Corinthians 11:14 और वो सेक्शन जब सिसिलिया चेक करती है बाइबल के अंदर तो वहां क्लियरली लिखा था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताता है। इसे हम एक वार्निंग की तरह समझ सकते हैं। अब ये पढ़ते सिसिलिया कॉन्वेंट के अंदर छानबीन शुरू कर देती है और उसे एक ड्रॉर में अपनी फाइल मिलती है जिसमें उसके पास्ट वाले एक्सीडेंट की घटना की रिकॉर्ड थी। दिस मेंट कि फादर और चर्च के सुपीरियर्स को सिसिलिया के पास्ट के बारे में पहले से पता था। नाउ सिसिलिया को कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए सिसिलिया एक कमरे तक पहुंचती है और इस कमरे के अंदर हम ग्वेन को बंधा पाते हैं। यहाँ कुछ हुडेड लोग थे जो कि ग्वेन के जीभ को काट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख के सिसिलिया शॉक में थी और तभी वहां वही ओल्ड नन आती है जो कि सिसिलिया के बाल काटी थी। ये ओल्ड नन सिसिलिया के बाल से बना क्रॉस उसे देती है और सिसिलिया डरते हुए उनसे कहती है कि हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ये सुनते वो ओल्ड नन एकदम गंभीर हो जाती है सेइंग कि सिसिलिया यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिसिलिया काफी ब्लीड कर रही थी एज इफ उसका मिसकैरेज हो गया हो। ऐसे में फादर तडेशी और डीकन एंजो सिसिलिया को कार में हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इनके निकल जाने के बाद एक नन नोटिस करती है कि सिसिलिया के बेड के नीचे एक चिकन का पंख था व्हिच मेंट कि सिसिलिया ब्लीडिंग वगैरह का नाटक करी थी यहाँ से भागने के लिए और असल में तो वो एक चिकन को मार के उसका खून हर तरफ लगाई थी ताकि ऐसा लगे कि मिसकैरेज हुआ है। अब ये नन तुरंत फोन करके फादर तडेशी को ये सब बता देती है और फादर तडेशी रास्ते में ही कार रोकते हैं। फादर के एक्सप्रेशंस को देख के सिसिलिया भी समझ गई थी कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है और ऐसे में सिसिलिया
कार से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फादर तेडेशी और डीकन एंजो उसे पकड़ के वापस कॉन्वेंट ले जाते हैं। यहाँ सिसिलिया को चेयर से बांध दिया जाता है और इस पॉइंट पे फादर सब कुछ रिवील करते हैं कि कॉन्वेंट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस कॉन्वेंट में आने से पहले फादर एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट थे और जीसस वाले नेल रिलिक पे उन्हें जीसस के ब्लड सैंपल्स और बोन्स वगैरह मिले। इन शॉर्ट उन्हें जेनेटिक कोड मिल गया था जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी दुनिया में एक नया मसीहा को लाने की कोशिश में थे। अब ऑफ कोर्स उन्हें इस तरह की एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत और कहीं नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वो इस कॉन्वेंट को ज्वाइन किए जहां वो पिछले 20 साल से सिस्टर्स को इस जेनेटिक कोड की मदद से प्रेग्नेंट कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जन्म लेने वाला बच्चा नया मसीहा होगा। आज तक वो ऐसा कई सिस्टर्स के साथ किए, लेकिन हर बार फीटस या तो डिफॉर्म्ड निकलता या फिर सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन फाइनली इस बार सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा एकदम हेल्दी है और वही बच्चा इस दुनिया का मसीहा बनेगा। यानी कि सिसिलिया जब बेहोश हुई थी तब एक्चुअली में हुडेड लोग उसे इन जेनेटिक कोड से इम्प्रेग्नेट किए थे। अब ये सब बताने के बाद फादर सिसिलिया के पैर में बर्निंग क्रॉस से स्कार देते हैं, डिपिक्टिंग कि कई और नन्स के साथ भी यहाँ ऐसा ही हुआ है। तभी तो सिसिलिया एक बूढ़ी नन के पैर पे क्रॉस वाला स्कार देखी थी। खैर तो इसके बाद सिसिलिया को बंदी बना के रख लिया जाता है एंड देन सीन चेंज होता है जहां हम सिसिलिया को डॉक्टर गैलो के इन हाउस क्लिनिक में देखते हैं जहां मदर सुपीरियर भी थी। और डॉक्टर के जाने के बाद सिसिलिया मदर सुपीरियर पे क्रॉस से हमला करके उन्हें मार देती है। फिर सिसिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट हर वाटर ब्रेक्स। स्टिल किसी तरह सिसिलिया अपने रोजरी से कार्डिनल को चोक करके मार गिराती है। देन वो फादर टेडेशी के लैब में जाके वहां इथेनॉल गिरा के आग लगाने की सोचती है। तभी एकदम से फादर वहां आके सिसिलिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वो सिसिलिया पे हमला भी करते हैं, लेकिन इस हाथापाई में सिसिलिया किसी तरह फादर को लैब में बंद करके वहां आग लगा देती है। अब सिसिलिया इस कॉन्वेंट के कैटाकॉम्स में दाखिल होती है जहां किसी भी नन्स का जाना वर्जित था। कैटाकॉम्स के अंदर सिसिलिया को ग्वेन की मृत शरीर दिखती है, व्हिच टेल्स अस कि इस जगह पे कॉन्वेंट में मारी गई नन्स को छुपाया या दफनाया जाता होगा। इन नन्स को अक्सर सुपीरियर्स ही यहाँ के मारते थे और ऐसा ही इसाबेल के साथ या फिर ग्वेन के साथ हुआ। सिसिलिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एकदम से जला हुआ फादर यहाँ आ जाते हैं जो कि समहाउ लैब से जिंदा बच के निकल गए थे। यहाँ इनके बीच फिर से हाथापाई होती है जहाँ फादर सिसिलिया का पेट काट के बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उस नेल रिलिक से फादर के गर्दन में स्टैब करके उन्हें मार गिराती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सिसिलिया के पास वो नेल रिलिक कैसे आई? वेल, इस भागम भाग के दौरान सिसिलिया ये रिलिक चैपल से उठा ली थी। खैर अब सिसिलिया फाइनली कैटाकॉम्ब से बाहर निकलती है एंड इन टर्न वो इस कॉन्वेंट से भी बाहर निकल चुकी थी। इस पॉइंट पे सिसिलिया को अपनी डिलीवरी खुद से ही करनी पड़ती है, विच वॉज ब्रूटल। अब हमें ये तो दिखाया नहीं जाता कि सिसिलिया का बच्चा कैसा दिखता है, लेकिन हम उसकी आवाज जरूर सुन पाते हैं जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन जैसी नहीं थी। ये आवाज किसी जानवर जैसी थी और सिसिलिया भी इस बच्चे को देख के शॉक में थी। ऐसे में सिसिलिया पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाती है और इस बच्चे के ऊपर दे मारती है। इसी पॉइंट पे इमैक्युलेट फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और फिल्म में थियरी जैसा तो कुछ खास नहीं है। हालांकि अगर हम एंड सीन की बात करें तो इट वाज क्लियर कि बच्चा इंसान नहीं बल्कि शैतान का होगा, क्योंकि फिल्म में हमें बाइबल के एक वर्स में क्लियरली बताया गया था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताता है और यहाँ बात मोस्टली फादर की हो रही है जो कि शैतान से कम नहीं था। तो हाँ, उसके सैटानिक प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो थोड़ी एंजल का होगा बल्कि शैतान का होगा। यही वजह है कि बच्चे की आवाज जानवर जैसी थी और जन्म के वक्त भी बच्चा रो नहीं रहा था। इसलिए सिसिलिया को हम इस बच्चे पे पत्थर मारते देखते हैं, डिपिक्टिंग कि वो इस बच्चे को मार दी होगी। ऑल्दो हमें ना तो बच्चा दिखाया गया ना ही ये दिखाया गया कि क्या वाकई सिसिलिया बच्चे को मार दी। I mean, वो थी तो इस बच्चे की माँ ही ना, और बॉलीवुड फिल्मों की तरह एन वक्त पे अगर हृदय परिवर्तन उसका हो गया हो तो शायद सिसिलिया पत्थर बच्चे के साइड में दे मारी होगी। बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ वो बच्चे को मार दी है।